चाचा चाची एक्सीडेंट में फौत हुए तो इनकी फातिमा हमारे साथ रहने लगी। जब से वो आई थी मेरी भाभियाँ और बहनें कोई काम न करती और मज़े से सोती और फातिमा छत पर बनी तंदूर में 20 अफराद के लिए रोटियां लगाती तो इसकी हालत गैर हो जाती। तो मैं भाभियों से कहता कि इसके साथ हाथ बटा दिया करें, तो वो कहती फातिमा हमें कोई काम करने ही नहीं देती। इतना सुनकर फातिमा आंखों में आंसू लिए बोली, मैं खुद इन्हें काम नहीं करने देती। ईद का दिन था तो सोचा फातिमा बाजी का हाथ बटा दूं। तो जैसे ही छत पर गया तो सामने का मंजर देखकर मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि हमारे चाचा चाची गांव में रहते थे। अम्मा से मिलने शहर बस में आ रहे थे। इनकी बस उलट गई। बस के मुसाफिर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। मेरी चाचा चाची भी इस जहाने फानी से कोच कर गए थे। चाचा चाची की बस एक ही बेटी थी फातिमा। मेरी वालदा और वालिद गाँव गए थे अफसोस करने के लिए, लेकिन जब वापस आए तो इनके साथ फातिमा भी थी। वो मुझसे शायद 1 साल ही बड़ी होगी। 19 साल की थी और मैं 18 साल का। हाथों में अपना छोटा सा बैग पकड़ा हुआ था और सिसकियों से रोई जा रही थी। बार बार मेरी वालदा के गले लग कर कहती कि अम्मा, मुझे अम्मा ही क्यों छोड़ के चली गई हैं। मेरी वालदा इसे तसल्ली देने लगी। मेरी भाभीियों ने ही इसे खाना और पानी ज़बरदस्ती खिलाया पिलाया, तो वो इस गम से इस कदर नढाल थी कि कुछ खा पी भी नहीं रही थी। इसे देखकर मुझे दुख तो बहुत हो रहा था, लेकिन मैं बस चंद हमदर्दी के जुमले ही बोल पाया। मेरे 2 भाई थे जो शादीशुदा थे, 2 बहनें भी थी। एक की शादी हो चुकी थी और एक अभी कंवारी थी। अम्मा इसके लिए रिश्ते देख रही थी। मैं सबसे छोटा था। चंद दिन तो फातिमा को सबसे तसल्ली देते रहे, लेकिन फिर इसे भाभी कहने लगी, इस तरह से तो हर वक्त परेशान रहोगी, तुम्हें अपने आप को घर के कामों में मसरूफ़ कर लेना चाहिए। वो कहने लगी कि मैं गाँव में पढ़ती थी, हमारे गांव में कॉलेज भी थे, लेकिन किसी ने इसकी बात की तरफ तवज्जो नहीं दी। भाभी कहने लगी कि पढ़कर तुमने क्या करना है, घर के काम काज ही तो करने हैं। मेरी वालदा कहने लगी कि मेरे दोनों बेटियां 10वीं तक ही पढ़ी हैं, एक की तो मैंने शादी कर लिया, अब दूसरी का भी रिश्ता देख रही हूँ। हमारे यहाँ ज़्यादा तालीम को फ़रोग नहीं दिया जाता था, लड़की को तो बस घर के काम काज आने चाहिए। फातिमा चुप सी हो गई, लेकिन इसे देखकर मुझे ये महसूस हुआ जैसे इसे तालीम हासिल करने का बहुत शौक़ था। बहरहाल जब मैं अपनी वालदा से कहा कि आप इसे पढ़ने दें, अगर चचा चाची ज़िंदा होते तो ज़रूर इसे तालीम दिलवाते। मेरी वालदा मुझे डांटने लगी कि तुम्हें इससे ज़्यादा हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं है। हरे लड़कियों ने पढ़कर कौन सी अफसरी करनी होती है। 10 पढ़ें, 14 पढ़ें, जो 16 पढ़ें, घर के काम ही तो करने होते हैं। तुम्हें अभी इन बातों का नहीं पता। मैं अपनी वालदा की बात सुनकर चुप सा हो गया। आहिस्ता आहिस्ता घर के सारे काम फातिमा करने लगी। मेरी भाभियाँ इस पर रौब जमाने लगी। कहती फातिमा आटा अच्छे से गूंद दो ना। दूसरी वाली कहती ऐसा करो, खाने के साथ साथ चावल भी बना लो, मेरे बच्चे चावल शौक से खाते हैं। मेरी बहन कहने लगी कि शाम की चाय की जिम्मेदारी भी फातिमा के सर ही लगा दें, वो चाय बहुत अच्छी बनाती है। गर्मियाँ शुरू हो चुकी थी और हमारा तंदूर छत पे बनाया गया था। दोनों वक्त की रोटी की जिम्मेदारी फातिमा की थी। वो आटा गूंद कर छत पे चली जाती। 2 घंटे बाद जब वापस आती तो बेहाल हो जाती थी। नीचे आती तो दस्तरखान इसे ही बिछाना पड़ता था। सब लोग खाना खाते और अपने अपने कमरों में चले जाते। वो सबके झूठे बर्तन उठाती और किचन में रख कर बर्तन धोने लगती। अभी बर्तन धो के फारग ही होती थी कि अब्बा इसे कहते कि फातिमा पुत्र दूध पत्ती की चाय बना दे। वो चाय का प्याला अब्बा को देती। रात के 12 बज जाते थे। सबके बिस्तर चारपाइयाँ सहन में बिछाते बिछाते फिर जाके इसकी सोने की बारी आती थी। सुबह जब मैं कॉलेज जाने के लिए उठता तो वहीं मुझे नाश्ता बना के देती थी। बाकी सब सो रहे होते थे। मुझे कहती कि अपनी पुरानी किताबें मुझे दे देना। मैंने कहा कि तुम क्या करोगी। कहने लगी मैं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि तुम्हारे पास वक्त होता है पढ़ने का। कहने लगी वक्त मैं निकाल लूँगी, बस तुम अपनी किताबें मुझे दे दो। मैंने इसे अपनी किताबें दे दी, लेकिन मेरी भाभियाँ 1 मिनट भी इसे टिकने नहीं देती थी। यहाँ तक कि मुझे अपने बच्चों के फीडर तक फातिमा से कहती थी कि तुम बनाकर ला के दो। मुझे हैरत हुई कि अम्मा भी इन्हें नहीं रोकती टोकती थी। एक बार मेरी बहन को देखने के लिए चंद लोग आए थे, लेकिन जब उन्होंने फातिमा को देखा तो मेरी बहन के बजाय फातिमा का रिश्ता मांगने लगी। ये देखकर मेरी वालदा को बहुत बुरा लगा था और मेरी बहन बिल्कुल गुस्से से माथे पे बाल डाले फातिमा को बुरा भला कहने लगी। मेरी वालदा से कहने लगी कि ये जानबूझ के इन लोगों के सामने आई थी ताकि अपने हुस्न के जलवे दिखा सके। अम्मा, जब तक ये इस घर में है मुझे नहीं लगता कि मेरा रिश्ता होगा। मैं वहीं बैठा था, अपने नोट्स तैयार कर रहा था। मैंने कहा, रकैया बाजी, खुदा का खौफ करो, क्यों इस बेचारी लड़की पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मेरे सामने तुमने खुद ही इससे कहा था कि चाय लेके अंदर आ जाना।
اور اب اگر وہ لوگ فاطمہ کو پسند کر کے چلے گئے ہیں تو تم اس پر الزام لگا رہی ہو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ رقیہ مجھ پہ غصہ کرنے لگی، کہنے لگی تم چپ رہو، تمہیں کیا پتہ ہے یہ کتنی میسنی ہے۔ یہ اچھی طرح سے منہ دھو کر آنکھوں میں موٹا موٹا کاجل لگا کر ان لوگوں کے سامنے آئی تھی۔ میں نے کہا آپا گھر میں جب کوئی مہمان آتا ہے تو سبھی تیار ہوتے ہیں، بھابھیوں نے بھی تو میک اپ کر رکھا تھا۔ وہ کہنے لگی تم کیوں عورتوں کے معاملے میں بول رہے ہو، تمہیں جب اس لڑکی کا پتہ ہی نہیں ہے تو۔ میری والدہ کہنے لگی تم چپ نہیں رہ سکتے، خیر جب تک رقیہ کی شادی نہ ہو جائے میں بھی اس فاطمہ کی بچی کی شادی تھوڑی کروں گی۔ میرے بڑے بھائی کہنے لگی کیا ضرورت پڑی ہے اس کی شادی کرنے کی، ارے 4-5 سال ایسے ہی رہنے دے، پہلے گھر کے کام کاج تو اچھے سے سیکھ لے۔ انہی دنوں میری بڑی بہن حاملہ ہو گئی تو اس کے سسرال والوں نے بھی اسے میکے بھیج دیا۔ میری بہن تو بستر سے نیچے پاؤں بھی نہیں رکھتی تھی، فاطمہ پانی تک اسے اپنے بیڈ پر منگواتی تھی، کہتی تھی ڈاکٹر نے آرام کہا ہے آرام کرو اور میں یہاں آرام کرنے آئی ہوں۔ پورا دن فاطمہ گھن چکر بنی رہتی، کبھی کوئی آواز لگاتا تو کبھی کوئی آواز لگاتا، کبھی اماں کہتی میرے پیروں کی مالش کر دو، کبھی بڑی بہن کہتی میرا سر دبا دو، کبھی بھابیاں کہتی فاطمہ کی بچی تمہارے بھائی آنے والے ہیں، ابھی تک تم نے تندور میں روٹیاں نہیں لگائیں، بڑی سست ہو تم، ہر وقت فاطمہ کو باتیں سناتے رہتے اور کام بھی کرواتے رہتے۔ ایک بار میں سو رہا تھا کہ رات کے پہر مجھے سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، میں نے دیکھا تو فاطمہ کی چرپائی خالی تھی۔ جب میں سسکیوں کی آواز کے تعاقب کرتے ہوئے اسٹور روم تک پہنچا تو دیکھا وہ کتاب اپنے سامنے رکھے موم بتی جلائے رو رہی ہے۔ میں نے کہا تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو، سونا نہیں ہے کیا؟ تو کہنے لگی پورے جسم میں بہت درد ہے، صحن میں سویا نہیں جا رہا۔ میں نے کہا تو کتاب لے کر کیوں بیٹھی ہو؟ وہ کہنے لگی پورا دن وقت ہی نہیں ملتا اس لیے سوچا تھوڑا پڑھ لوں، لیکن سر میں درد ہے اور جسم میں بھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے اس کا چہرہ بہت اترا ہوا ہے۔ میں نے جب اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا تو وہ بخار سے تپ رہی تھی۔ میں نے کہا تمہیں تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ کہنے لگی شاید یہی وجہ ہے، میرے جسم میں بہت درد ہے، سردی بھی لگ رہی ہے۔ میں نے فریج کھولی اور وہاں سے دودھ کا ایک گلاس نکالا اور اسے گرم کر کے فاطمہ کو دے دیا۔ یہ دیکھ کر وہ مجھے کچھ دیر کے لیے غور سے دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ تائی اماں صبح ڈانٹیں گی کہ دودھ کس نے پیا ہے۔ میں نے کہا میں کہہ دوں گا کہ میں نے دیا تھا، اس وقت تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ میں نے اسے دودھ پینے کے لیے کہا اور ساتھ میں ایک بخار کی دوا بھی دے دی۔ وہ دوا کھا کر سو گئی۔ صبح سب فاطمہ فاطمہ آوازیں دے رہے تھے لیکن وہ بخار میں اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ میں اپنے کالج چلا گیا، جب واپس آیا تو اسے برتن دھوتے ہوئے دیکھا تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ وہ بار بار برتن دھوتے ہوئے آستینوں سے اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو، تمہیں تو بہت تیز بخار تھا۔ کہنے لگی تو کیا فرق پڑتا ہے، کام تو کرنا ہے نا۔ میں نے کہا کیوں نہیں فرق پڑتا، کوئی بھی ہمارے گھر بیمار ہو وہ کام نہیں کرتا، تم کیوں کر رہی ہو، چلو اٹھو یہاں سے۔ میں نے اس کو ہاتھوں پہ پانی ڈالا جو کہ صابن سے بھرے ہوئے تھے، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے چرپائی پہ لٹا دیا۔ جب بھابھی نے دیکھا تو کہنے لگی یہ تم اسے بستر پہ کیوں لٹا رہے ہو؟ میں نے کہا بھابھی آپ کو نظر نہیں آتا فاطمہ کو اتنا تیز بخار ہے؟ وہ کہنے لگی تمہیں بڑی ہمدردی ہو رہی ہے اس سے۔ میں نے کہا جب آپ کو نظر نہیں آتا تو مجھے تو ہمدردی کرنا پڑے گی نا، جب آپ کو بخار ہوتا ہے تو آپ بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی۔ میری بات سن کر کہنے لگی تمہاری بڑی زبان چلتی ہے اس معاملے میں، خیر تو ہے؟ میں نے کہا جی ہاں خیر ہے۔ کچھ دیر بعد ہی میری بڑی آپا فاطمہ کو آوازیں دینے لگی، کہنے لگی فاطمہ کی بچی بہری ہو گئی ہے، میری آواز سنائی نہیں دیتی، مجھے ناشتہ بنا کر دو۔ میں اپنی بڑی آپا کے کمرے میں چلا گیا، وہ بستر پر لیٹی فون پر اپنے شوہر سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے کہا آپا آپ کو ایسا بھی کوئی ان سا مرض لاحق ہو گیا ہے کہ اپنے لیے چائے تک نہیں بنا سکتی؟ وہ کہنے لگی کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں امید سے ہوں؟ میں نے کہا امید سے ہونا کوئی بیماری تو نہیں، حاملہ بہت سی عورتیں ہوتی ہیں، بلکہ شادی کے بعد زیادہ تر عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں، تو کیا گھر کے کام چھوڑ کر بستر سنبھال کر بیٹھ جاتی ہیں؟ میری بات سن کر آپا کہنے لگی تمہاری زیادہ زبان نہیں چلنے لگی، چلو جاؤ اور فاطمہ سے کہو مجھے ناشتہ بنا کر دے۔ میں نے کہا آپ لوگوں کی ملازمہ نہیں ہے، فاطمہ کو بہت تیز بخار ہے، آپ لوگوں کو ذرا بھی احساس ہے اس لڑکی کا؟ میری والدہ بھی وہاں آ گئیں اور کہنے لگی تمہیں کیوں اتنا احساس ہو رہا ہے؟ ارے صبح میں نے اس کو ناشتے کے بعد دوائی دی تھی، بخار اتر گیا تھا اس کا، ذرا اسے بخار کے بہانے بنا کر لیٹ جاتی ہے، تم زیادہ ہمدردی نہ دکھایا کرو، سمجھے؟ مجھے میری والدہ ڈانٹنے لگی۔ میری چھوٹی بہن جو مجھ سے بڑی تھی رقیہ، وہ کہنے لگی اماں اس کو ذرا سنبھال کے رکھیں، فاطمہ بڑی میسنی ہے، کہیں اسے اپنے چکر میں نہ پھنسا کر بیٹھ جائے۔ میں نے کہا آپ بھی کچھ تو سوچ سمجھ کے بات کیا کرو، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا اس لیے میری بات کی کوئی بھی اہمیت نہ تھی۔
बहार में भी फातिमा से सारे काम करवाए गए। अब बर्तन यहाँ तक कि तंदूर पर रोटियाँ भी इसी से लगवाई गई। रात को जब वो रोटियां बनाने के लिए ऊपर गई तो नकाहत से बेहाल थी। बाहर से आंखों में बार बार पानी आ रहा था। शायद रो रही थी, यकीनन अपनी किस्मत को कोस रही होगी। अगर इसके माँ बाप जिंदा होते तो कभी भी इसकी ज़िंदगी ऐसे ना होती। चचा चची तो इसका बहुत ख्याल रखते थे। अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी थी, अपने माँ बाप की मोहब्बत के हकदार भी थी। मुझे याद आने लगा कि चचा चची फातिमा के कितने नखरे उठाते थे। एक गहरी ठंडी आह भर कर मैंने सोचा मुझे ही छत पे जाकर इसकी मदद करवानी चाहिए। किसी और को तो इस पर ज़रा भी तरस नहीं है। लेकिन जैसे ही ऊपर गया तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ के रह गए, क्योंकि वो तंदूर के पास बेहोश पड़ी थी। ये देखकर मैं भागता हुआ इसके पास पहुंच के देखा तो तंदूर में रोटियां जल चुकी थी। मैं फातिमा फातिमा कह के जगाने लगा, लेकिन वो अपने होशो हवास में थी ही नहीं। मैं छत से नीचे झांक कर अम्मी को पुकारने लगा, अपनी भाभीियों को बुलाने लगा। सभी ही छत पे आ गए। फातिमा को बेहोश देखकर परेशान हो गए। कोई पानी के छंटे इसके मुंह पे मार रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, लेकिन इसे होश नहीं आ रहा था। फिर भाभियाँ और मेरी वालदा इसे बड़ी मुश्किल से उठा के नीचे लेकर गई। इसे चरपाई पर लटा दिया। वो बुखार से कांप रही थी और इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बार बार अपनी अम्मी को बुलाने लगती तो कभी अपने अब्बू को। कहने लगी, आप मुझे अकेला छोड़कर मुझे अपने साथ ले जाते। इसकी हालत देखकर मुझे तरस आ रहा था, लेकिन मेरे घर वालों के दिल में अभी भी इसके लिए कोई रहम न था। अम्मा ने सुबह होते ही इसे कहा, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें हकीम के पास ले जाती हूँ। अम्मा इसको हकीम के पास ले गई। कुछ दिन हकीम की दवा खाने से वो ठीक हो गई थी, लेकिन फिर सारे का सारा काम इसके सर पे थे। वक्त यूं ही गुजरने लगा। रकीया के लिए जो भी रिश्ता आता वो फातिमा को देखते तो फातिमा के लिए रिश्ता मांगने लगते। काफ़ी अच्छे घरानों से इसके रिश्ते आ चुके थे, लेकिन मेरी वालदा की वही जिद थी कि वो रुकैया से पहले फातिमा की शादी नहीं करेगी। मेरी बड़ी बहन अपने घर जा चुकी थी। इन्हीं दिनों एक रिश्ते ने रुकैया को भी पसंद कर लिया। मेरी माँ बहुत खुश थी और रुकैया की शादी की तैयारियों में लग गई। सारी तैयारियां फातिमा ने ही की थी। इसके जोड़े तक किसी ने टांके थे, कपड़ों में कढ़ाई तक अम्मा ने इसी से करवाई थी। मुझे इस बेचारी पर बड़ा तरस आता था। अब तो इसकी आंखों के नीचे हल्के पड़ने लगे थे। चेहरे की रंगत भी सुर्ख सफ़ेद नहीं रही थी, बल्कि पीली पड़ने लगी थी। पता नहीं कब तक इसके साथ ये जुल्म होना था। मैं ये सब कुछ न चाहते हुए भी बर्दाश्त कर रहा था। मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मेरे दिल में फातिमा के लिए एक अलग सा मुकाम बनने लगा। मुझे वो अच्छी लगने लगी। मेरे दिल में इसके लिए हमदर्दी कब मोहब्बत में बदल गई मुझे पता ही न चला। हालांकि वो मुझसे 1 साल बड़ी थी, लेकिन मैं इससे मोहब्बत करने लगा था। मुझे बस इस बात का इंतज़ार था कि मैं अपनी तालीम मुकम्मल करके अपनी नौकरी कर लूँ तो अब्बा से कहूँगा कि वो मेरा फातिमा से निकाह पढ़वा दें। जैसे ही मेरी तालीम का सिलसिला ख़त्म हुआ, मेरी नौकरी भी लग गई। हमारे गांव से शहर बस 1.5-2 घंटे की मुसाफत पर था। इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठकर जाता और शाम को ऑफिस बंद होने के बाद ही रात तक वापस घर लौट आता। एक बार जब मैं घर आया तो मेरी माँ ने मिठाई मेरे मुंह में डाल दी। कहने लगी, मुबारक हो, फातिमा का रिश्ता तय हो गया है। ये सुनना था कि वो मिठाई मुझे जहर लगने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने मेरा हलक तक कड़वा कर दिया हो। मैं हैरत से अपनी माँ को देखने लगा, लेकिन चुप हो गया कि इसका रिश्ता तय हो चुका है। हैरत मुझे इस वक्त हुई जब मुझे ये पता चला कि मेरी माँ ने जहाँ इसका रिश्ता तय किया वो 60 साल बुढ़ा था। इसकी बीवी मर चुकी थी, बच्चे जवान शादीशुदा थे और इसे संभालने वाला कोई नहीं था। इसलिए मेरी माँ ने फातिमा का रिश्ता इसके साथ तय कर दिया। इस रात वो स्टोर रूम में रो रही थी। मैं भी बहुत परेशान था। जब मैं स्टोर रूम में गया तो मुझे देखकर वो भी ज़्यादा रहने लगी। कहने लगी, फैज़ान, मैं यहाँ शादी नहीं करना चाहती। मैंने कहा, तुम रो मत, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। मैं सुबह अम्मा से बात करूँगा। वो कहने लगी कि किसी तरह से भी मेरी ये शादी रखवा दो, मुझे यहीं शादी नहीं करनी। सुबह जब मुझे बात मैंने अपनी वालदा से कही तो वो मुझे डांटने लगी। कहने लगी, तुम घरेलू मामलात से दूर रहो। मैंने कहा, ऐसी कौन सी बुराई और ख़ामी है फातिमा में कि आपने इसका रिश्ता एक बुड्ढे से कर दिया। वो कहने लगी कि यतीम लड़कियों के ऐसे ही रिश्ते होते हैं। अरे शुक्र करो बुड्ढे ने कोई इतराज़ नहीं किया, ज़्यादा सवाल जवाब नहीं पूछे, और फिर इस बुड्ढे को जहेज़ नहीं चाहिए। हम भला इसे इतना जहेज़ कहाँ से दे सकते हैं। मैंने कहा, क्यों, आप रकीया आपी को पूरे जहेज़ के साथ ब्याह सकती हैं तो फातिमा को क्यों नहीं। मेरी वालदा कहने लगी, तुम्हें क्यों इस लड़की से इतनी हमदर्दी होती है। तुम अपनी बहन के साथ इसका मुआवजा कर रहे हो। अरे रकीया के माँ बाप जिंदा हैं, इसलिए इसे जहेज़ दिया है। इसकी शादी धूमधाम से की। फातिमा के माँ बाप जिंदा थोड़ी हैं। मैंने कहा, फातिमा के हिस्से में आई हुई ज़मीन किसके पास है। मेरे सवाल पर मेरी माँ ने मेरी
शक्ल देखी। मैंने कहा यकीनन अब्बा के और आपके पास ही होंगी। आप वो बेचकर इसका रिश्ता अच्छी जगह भी कर सकते हैं। इन पैसों से इसका जहेज भी खरीदा जा सकता है। मेरी वालदा कहने लगी कि वो सब बेचकर हमने पैसे अपने पास रख लिए थे। कितने सालों से वो हमारे घर खा पी रही है, रह रही है, सुकून की ज़िंदगी गुजार रही है, तो क्या इसमें खर्चा नहीं हो रहा था? ये सुनकर मुझे अपनी अम्मा की सोच पर अफसोस होने लगा। मैंने कहा, अम्मा जो 2 वक्त की रोटियां इस घर में इतनी मेहनत के बाद खाती रही है, वो भी आपको इसके बाप की कमाई से खिलाती रही, कितने अफसोस की बात है। मैंने कहा, अगर आपको फातिमा को जहेज देने की इतनी परेशानी है तो ऐसा करें, मेरा निकाह फातिमा से कर दें, आपको जहेज नहीं देना पड़ेगा। ये सुनना था कि मेरी वालदा मुझे डांटने लगी, कहने लगी कि मैं क्यों तुम्हारी शादी किसी यतीम लड़की से करने लगी। मैंने कहा, अगर आप शराफत से नहीं करूँगी तो फिर मैं ज़बरदस्ती जाके निकाह कर लूँगा, क्योंकि वो भी बालग है और मैं भी। ये बात मैंने अपने वालिद से भी कह दी। मेरे वालिद को इस बात पे कोई इतराज़ ना था। भाभियों ने भी मेरी माँ को राज़ी कर लिया कि अच्छा है, फातिमा सारी ज़िंदगी हमारी नौकरी करेगी। लेकिन वो नहीं जानते थे कि मेरा क्या इरादा है। मेरे अब्बा ने जब मेरा रिश्ता फातिमा से तय किया तो वो हैरत से मुझे देख रही थी। अब मुझसे बात नहीं करते थे, बल्कि मुझे देखते ही स्टोर रूम में चली जाती थी। 1 महीने तक मेरे अब्बा ने मेरा निकाह इससे कर दिया। इन दिनों मुझे एक और बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। शादी की रात फातिमा बड़ी नर्वस थी। मुझे कहने लगी कि तुमने मुझसे शादी क्यों की है, मैं तो तुमसे 1 साल बड़ी थी। मैंने कहा, तो क्या हुआ, हमारी शादी तो हो सकती थी। वो कहने लगी, शायद तुमने मुझसे हमदर्दी जताने के लिए ये कदम उठाया। मैंने कहा, क्यों, मैं ऐसा क्यों करूँगा? तुम खूबसूरत हो, सलीका शहार हो और बहुत अच्छी हो। मैं खुद को खुशनसीब समझता हूँ। अब्बा ने मेरी बात रख ली। कहने लगी, अगर ताया अब्बा ना मानते तो तुम क्या करते? मैंने कहा, इनको और ज़्यादा मनाने की कोशिश करता, और अगर फिर भी ना मानते तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें मौलवी के पास ले जाता और तुमसे निकाह कर लेता, और फिर सबको मानना पड़ता। मेरी बात सुनकर पहली बार वो हंसी थी। मैंने पहली बार इसके चेहरे पे मुस्कुराहट देखी थी। कहने लगी, क्या सच में तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे? मैंने कहा, बहुत मोहब्बत करता था और करता हूँ। कहने लगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो वैसे की वैसी ही रह जाएगी। जानती हो भाभियाँ क्या कह रही थी? अब तो फातिमा हमारे घर में ही रहेगी, सारी ज़िंदगी हमारी खिदमतें करेंगी और फैज़ान शहर में नौकरी करेगा। मैंने कहा, जो कहता है इन्हें कहने दो, मैं सोच चुका हूँ, मैं वो करूँगा। शादी के 1 महीने तक तो मैंने कुछ नहीं कहा। शादी के बाद फातिमा के बस 2 दिन ही नखरे उठाए गए थे। 1 महीने बाद मैंने अपने अब्बा से कहा कि शहर में जहाँ मेरी नौकरी लगी है वहाँ से रोज़ रोज़ गांव आना मेरे लिए मुश्किल है। मेरी माँ कहने लगी, हाँ तो कोई बात नहीं, तुम हफ्ते में 1 बार चक्कर लगा लिया करो। मैंने कहा, नहीं अम्मा, हफ्ते में 1 बार आना भी मुश्किल है, मैं बस महीने में 1 आधा चक्कर लगा सकता हूँ। मेरी वालदा कहने लगी, चलो ठीक है, जाहिर है तुम्हारी नौकरी तो करनी है। मैंने कहा, मैं अपने साथ अपनी बीवी को भी लेके जाना चाहती हूँ। इस बात पर मेरी माँ को क्या, घर वालों को, सबको इतराज़ होने लगा, लेकिन मैंने किसी का भी इतराज़ नहीं सुना था। मैं ज़बरदस्ती फातिमा को अपने साथ शहर ले गया। वो बेहद खुश थी। हमारा छोटा सा घर था जिसको फातिमा ने बड़े सलीके से सजाया था। मुझे कहती थी कि फैज़ान, तुमने मेरी ज़िंदगी को जन्नत बना दिया। लेकिन सच तो ये था कि जन्नत तो इसने मेरी ज़िंदगी को बना दिया था। मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मुझसे मोहब्बत की बातें करती थी। मेरे ख्याल से मर्द को अपनी बीवी के लिए ऐसा कदम तो उठाना चाहिए।